हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमआर एकेडमी। आज हम लोग अपने इंडियन मैप की सीरीज का अगला राज्य पढ़ने वाले हैं। जो कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है ना, वो क्या है, देश का सबसे बड़ा, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें इंपॉर्टेंट शहरों की संख्या अधिक होगी। तो हम इस सीरीज को 2 पार्ट में लेकर के आएंगे। उत्तर प्रदेश पार्ट 1 आज और उत्तर प्रदेश पार्ट 2 जो है वो आपका अगले दिन अपलोड हो जाएगा। तो हम लोग इसे 2 पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम जिस राज्य को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए, इंडियन कल्चर के हिसाब से जो 2 भगवान हुए, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण जी, इन दोनों की जन्मभूमि कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश में है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का जो राजधानी हुआ, राजधानी लखनऊ, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण शहर इसमें बहुत सारे हैं, उन शहर के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि उन शहर की क्या विशेषताएं हैं। मुगलों काल के दौरान, मुगलों के दौरान उत्तर प्रदेश ने किस प्रकार की भूमिका निभाई, अंग्रेजों के समय में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही थी, इन सभी फैक्ट्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद उनके जो इम्पोर्टेंट शहर हैं, वहाँ पे कौन कौन से उद्योग हैं, उस उद्योग के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है किसके अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम अपने इस सफ़र को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक मैप देख पा रहे होंगे। ये उत्तर प्रदेश का जो है एक आउटलाइन मैप है। आउटलाइन मैप है, तो इसे हम लोग अगर देखें ना, तो कुल हम लोग इसे कितने भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले अगर आप समझ पाओगे तो उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटा जाएगा। तो अगर हम इसे इस तरीके से डिवाइड करें तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इस वाले क्षेत्र को अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहले वाले ये वाला जो क्षेत्र होगा, जो पूर्वी तट वाला होगा, पूर्वी तट वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्वांचल कहा जाएगा। जबकि दूसरा जो मध्य वाला भी क्षेत्र है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यह क्षेत्र अवध कहलाता है। अवध का इतिहास में क्या रोल रहा है, उस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे। चौथे नंबर पे जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है बुंदेलखंड। और ये जो तीसरा नंबर का क्षेत्र है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पश्चिमी प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है वो क्षेत्र के दृष्टिकोण से या जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो उसे हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, उसे हम लोग कुल 4 भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। अगर हम इनके जिलों की बात करें तो एक एक करके हम इन जिलों को समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो एक जगह है लखीमपुर खेतरी। ये जगह कौन सा है, लखीमपुर खेतरी। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा होता है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खेतरी। और उसी में अगर एक सवाल और आपसे जो पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला होगा वो कौन सा होगा, तो संत रविदास, अगर आप देख पाओगे तो संत रविदास जगह एक आपको दिखेगा। तो सबसे छोटा जिला कौन सा होता है, संत रविदास जो है वो क्या माना जाएगा, सबसे छोटा। संत रविदास नगर जिसको बोलते हैं वो सबसे छोटा जिला माना जाता है। उसके बाद अब हम लोग एक एक जिले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, एक सवाल बहुत पूछा जाता है काफ़ी सारे एग्जाम में। एक जिला आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जिसे बोलते हैं सोनभद्र। तो सोनभद्र भारत का, मैं इसकी केवल यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा संपर्क करेगा। तो वो 4 राज्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक एक करके हम उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला राज्य होता है वो कौन सा है, झारखंड। तो पहला सोनभद्र किसके साथ सीमा साझा करेगा, झारखंड के साथ। दूसरा किसके साथ सीमा साझा करेगा, बिहार राज्य के साथ। तीसरा जो होगा वो मध्य प्रदेश के साथ। और चौथा जो होगा वो किसके साथ साझा करता है, छत्तीसगढ़ के साथ। तो अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि सोनभद्र जो है वो कितने जिलों के साथ सीमा साझा करेगा, तो आप कितना जवाब दोगे, 4। और ये भारत में इसकी संख्या क्या है, सबसे अधिक मानी जाती है। इसके बाद अगर आप चलोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जिसे बोलते हैं सहारनपुर।
सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है देवबंद। एक जगह क्या है जिसका नाम बोलते हैं हम लोग देवबंद। तो देवबंद किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? एक सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है। तो देवबंद की अगर हम बात करेंगे ना, तो देवबंद जो होता है वो भारत का सबसे बड़ा मदरसा विद्यालय अगर कहीं पर है तो वो कौन सा है? अगर इसे बोला जाए कि एशिया का सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा मदरसा विद्यालय कौन सा है, तो भी आप क्या बताओगे? देवबंद होगा। तो इसकी स्थापना, देवबंद मदरसा विद्यालय की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही क्या होता है, इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद अगर आप अगले जिले को देख पा रहे होगे तो यहाँ पर एक जगह आपको दिख रहा होगा जिसे बोला जाता है शामली। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसे बोलते हैं शामली। तो अब सवाल है कि शामली जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, अगर आप सबने सुना हो तो 1960 से लेकर के 1970 का जो दशक था खासकर भारत के लिए, वो बहुत अच्छा नहीं बीता था। उस समय हमारे यहाँ अनाज की जो अन्न की जो उपलब्धता थी वो काफ़ी कम थी, और कई सारे लोग क्या हो रहे थे, भूख के कारण उनकी डेथ हो रही थी। तो उस समय एक क्रांति लाई जाती है जिसे बोला जाता है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हरित क्रांति का एक प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो हरित क्रांति का प्रमुख केंद्र आपका कौन सा होगा? शामली होगा। तो हरित क्रांति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हरित क्रांति को लाने वाले जो व्यक्ति थे ना, उनका नाम था एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जी की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई है। तो एम.एस. स्वामीनाथन जी के द्वारा ही क्या किया जाता है, इस व्यवस्था को लाया जाता है। इसमें उन्होंने सलाह दिया था कि हाई यील्ड वैरायटी के बीज क्या करना होगा, हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। उन्होंने उच्चतम खाद वगैरह के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने की बात की थी। और हरित क्रांति की ही देन थी कि भारत जो है ना, अनाज के मामले में क्या हो पाया था, अनाज के मामले में हम लोग क्या हो पाए थे, आत्मनिर्भर हो पाए थे। तो ये कहीं ना कहीं किस चीज़ की देन थी? एम.एस. स्वामीनाथन जी की देन थी। अगर दूसरे शब्द में पूछा जाए कि शामली जो है वो किस और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरा एक होता है रिम एक्सेल। रिम एक्सेल के लिए भी कौन सा जगह प्रसिद्ध होगा? शामली। और तीसरा जो है यहाँ पे क्या है, चीनी उद्योग के लिए भी अगर उत्तर प्रदेश का कोई जगह प्रसिद्ध है तो वो कौन सा होगा? वो जगह आपका शामली होने वाला है। तो शामली से रिलेटेड फैक्ट्स को हमने समझने का प्रयास किया है। अब अगर हम इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो देखिए, आप सभी लोग एक जगह देख पा रहे होंगे जिसका नाम है मेरठ। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इस जगह को बोला गया है मेरठ। तो सवाल है कि मेरठ अब किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, 1857 की क्रांति के बारे में आप सबने सुना होगा। 1857 की क्रांति का जो प्रमुख केंद्र रहा था, सबसे प्रमुख केंद्र की अगर हम बात करें तो प्रमुख केंद्र के रूप में किसे माना जाता है? मेरठ को माना जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 10 मई 1857 डेट के अगर आपको याद रखना हो तो 10 मई 1857 को मेरठ से कुछ सैनिक निकलते हैं। मेरठ में मतलब एक तरह से क्या होता है, मेरठ को जीत जाते हैं, और मेरठ के जीतने के बाद वो कहाँ पहुँचते हैं? दिल्ली के लाल किला पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि उसे बाद में क्या किया जाता है? दबा दिया जाता है। और यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने भी क्या किया था? अहम योगदान निभाया था, जिसमें सबसे अहम योगदान माना जाता है कदम सिंह गुर्जर का। तो इन्होंने क्या किया था उस वक्त पे 1857 की क्रांति में? इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है किस चीज़ के लिए? मेरठ के 1857 की क्रांति में। इसके बाद अगर आप और जगह चलोगे तो एक जगह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मथुरा, और उसी के पास में एक जगह है जिसे हम लोग बोलते हैं वृंदावन। वृंदावन नाम सुनकर के ही आपको किसी भगवान के बारे में याद आता होगा। तो देखिए, मथुरा जो है ना वो श्री कृष्ण जी के जन्म स्थान का, मथुरा क्या माना जाता है? श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो कृष्ण जी का जन्म जब हुआ था कारावास के अंदर, उनकी माता जी जो थी वो कारागास के अंदर बंद थी, वासुदेव जी और देवकी जी। तो उनको क्या किया जाता है, जब वो वापस लौटते हैं तो उनका जो लालन पालन होता है, मतलब जो उनका बचपन बीता था वो कहाँ पे बीतता है? आपका वृंदावन में बीतता है। जो कृष्ण जी की लीलाएं हैं
उनके बचपन की जो लीलाओं की चर्चा मिलती है वो भी आपको कहाँ पे मिलता है, वृंदावन के अंदर मिलता है। तो ये दो जगह जो है वो किस चीज़ से लिए प्रसिद्ध होगी, ये दोनों जगह जो है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। दूसरा, अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा एक अन्य चीज़ के लिए भी प्रसिद्ध होता है। मथुरा जो है ना, तेल रिफाइनरी संशोधन, तेल रिफाइनरी केंद्र के रूप में भी क्या है, प्रसिद्ध है। अच्छा देखो, ये है क्या, मथुरा में जो तेल रिफाइनरी की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 1982 ईस्वी में। और ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए, जो हम ज़मीन के नीचे से जो हम कच्चा तेल निकालते हैं वो उसमें काफ़ी सारी अशुद्धियाँ होती है, तो उसे शुद्ध किया जाएगा, उसे शुद्ध करने के बाद ही हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रिफाइनरी केंद्र बनाया जाता है। तो यूपी में जो तेल रिफाइनरी केंद्र है वो कहाँ पर है आपका, वो मथुरा में है। इसकी तस्वीर हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ तक हुआ। अब अगर हम आगे चलें तो एक जगह आप और देख पा रहे होगे, एक जगह है आगरा। इस मैप में अगर आप देखोगे तो एक जगह आपको नीचे में दिख जाएगा, यहाँ पे आगरा। इससे पहले वाली की अगर तस्वीर की बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने एक तस्वीर देखा था, उस तस्वीर के अंदर हमने आगरा की ताजमहल की तस्वीर देखी थी। तो हम ये बात करते हैं कि आगरा का ताजमहल कैसे बना, उसकी कहानी क्या है, उसके बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आगरा जो है ना, प्रमुख रूप से 3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध होता है। पहला, आगरा में क्या है, एक पागल खाना भी है, पहला पॉइंट। दूसरा, आगरा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो आगरा में एक मिठाई बनती है जिसे हम लोग बोलते हैं पेठा। पेठा मिठाई के लिए भी कौन सी जगह प्रसिद्ध होगी, आगरा। और तीसरा, आप सभी लोग जिस चीज़ के बारे में जानते हो वो कौन सा है, वो है ताजमहल। तो ये 3 चीज़ों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध होती है, ये 3 चीज़ों के लिए सबसे बड़ा प्रसिद्ध है आगरा। अब बात करते हैं पागल खाने की। तो पागल खाने का जो निर्माण किया गया था ना 1859 के अंदर, ये पागल खाने का निर्माण किया जाता है। जो मानसिक रूप से मानसिक रोगी होते हैं उनको कहाँ भेजा जाता है, आगरा के पागल खाने में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा पागल खाना कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पागल खाना किसे हम मानते हैं, ये जो है आपका आगरा का है। अब दूसरी चर्चा जो है, पेठा एक मिठाई है, तो इसके बारे में कोई खास चर्चा की बात आवश्यकता है नहीं। तो अगले नंबर पे देखा जाए तो ताजमहल आता है। तो ताजमहल के बारे में हम कुछ फैक्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे होगे ना, ये किसकी तस्वीर है, ये ताजमहल की तस्वीर है। तो ताजमहल के इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, होता क्या है ना, ताजमहल बना क्यों है, तो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। होता क्या है, 1631 ईस्वी की बात है। 1631 ईस्वी में उस वक्त पे मुगलों के राजा कौन हैं, शाहजहां जी हैं। शाहजहां और उनकी एक बेगम होती हैं जिनका नाम क्या था, मुमताज़ था। तो मुमताज़ की डेथ हो जाती है कब, 1631 ईस्वी में। लेकिन जब उनकी डेथ होने वाली तो वो अपने 14वें संतान को क्या करती हैं, उस वक्त पे जन्म देने वाली थी। और 14वें संतान के रूप में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था। तो उनकी जो 14वीं संतान थी वो क्या थी, एक पुत्री थी। तो जब उन्होंने 14वें संतान को जन्म दिया तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने से पहले उन्होंने शाहजहां को अपने पास बुलवाया था। तो शाहजहां को जब बुलवाया तो उन्होंने उससे 2 वचन मांगे थे। पहला वचन ये था कि आप मेरे लिए, या एक ऐसा को बोल सकते हैं कि आप पृथ्वी पर, मतलब धरती पर स्वर्ग जैसी संरचना का निर्माण कराओगे। तो धरती पर स्वर्ग जैसी संरचना, जैसा कि पुस्तकों में मिलता है कि 4 बाग होंगे, बीच में पानी का कुछ झरना होगा, उसके बाद में क्या होगा, एक इमारत बनी होगी। तो धरती पर स्वर्ग जैसी संरचना का निर्माण करने का वादा मांगती हैं कौन, मुमताज़ मांगते हैं शाहजहां से। उसके बाद दूसरा वादा कई सारी पुस्तकों में ये लिखा गया है कि शाहजहां को बोला गया था कि आप कभी विवाह नहीं करोगे, ये वादा मांगती है मुमताज़। और कई सारी पुस्तकों के अंदर ये भी बातें बोली गई कि शाहजहां इसके बाद मुमताज़ ने दूसरा वचन के रूप में ये मांगा था कि आप कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं होगे। तो दूसरे वचन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, बट पहले वचन के बारे में कई सारी बुक्स में यही बातें बोली गई है कि धरती पर स्वर्ग जैसी संरचना का निर्माण करने की बात की जा रही है किनके द्वारा, मुमताज़ के द्वारा। और दूसरे के में या आप कभी युद्ध नहीं करोगे या आप इसके बाद कभी विवाह नहीं करोगे, ये था। तो ये उस शर्त को मान जाते हैं शाहजहां जी। और जब उस शर्त को मानते हैं तो उन्होंने उस वक्त पे जो सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट हो सकते थे, आर्किटेक्ट कौन होते हैं, जो डिज़ाइन वगैरह तैयार करते हैं, उस समय के जो बेस्ट डिज़ाइनर थे वो थे अहमद लाहौरी।
अहमद लाहौरी जी के द्वारा क्या किया जाता है, इस ताजमहल का डिजाइन तैयार किया जाता है और इसका जो निर्माण कार्य होता है उसका निर्माण कार्य आपका शुरू हो जाता है कब, 1632 ईस्वी में। तो 1632 से लेकर के लगभग 1653 ईस्वी तक इसका क्या चलता है, कार्यकाल चलता है। और 1653 ईस्वी में जो ये ताजमहल है वो बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। अब एक बात है, इसमें जो संगमरमर आप देख पा रहे होगे ना, ये वाइट संगमरमर जो है वो कहाँ से लाया गया था। तो सवाल ये है, जो इसके लिए संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, टाइल्स या संगमरमर का जो इस्तेमाल हुआ वो राजस्थान से लाया गया था। राजस्थान में एक जगह है जिसको बोला जाता है मकरान, और मकरान जो है वो किस ज़िले में है, नागौर ज़िले में। तो नागौर ज़िले से लाया जाता है मकरान में जो माइंस होती हैं वहाँ से संगमरमर लाया जाता है और उसी संगमरमर से निर्माण हुआ था किसका, इस ताजमहल का। इसके अलावा दुनिया के अन्य देशों से भी क्या होता है, बहुत सारी सामग्रियों को मंगाया जाता है। ताजमहल के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि जब ताजमहल बनकर के तैयार हुआ ना, तो जितने भी मजदूर थे उन सभी के हाथ कटवा दिए गए थे। बट इतिहास में ऐसे कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं कि क्या वाकई में शाहजहां ने ऐसा किया था या नहीं किया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो उसके बारे में विवादित भी चीज़ें चलती हैं। ये चीज़ हुआ। और ताजमहल क्या है, आज जो है ना विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। तो अगर आप देखोगे तो 7 अजूबों में से एक अपना जो अजूबा है वो कौन सा है, ताजमहल है। इसके बाद ही क्या होता है ना, शाहजहां जी जो हैं, शाहजहां जी के साथ क्या होता है, अब वो चाहते थे कि एक वाइट संगमरमर का तो बन चुका है। यमुना नदी अगर देखोगे ना तो एक तरफ था क्या, यहाँ पे एक यमुना नदी गुजरती थी, तो वो चाहते थे कि यमुना नदी के दूसरे तट पर ना ताजमहल ही जैसा एक और संरचना तैयार किया जाए, जो कौन से पत्थर का होगा, जो काले पत्थर का होगा। और काले पत्थर का एक और वो ऐसी इमारत बनवाना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि दोनों जो हैं प्यार की निशानी के रूप में हमेशा इतिहास में अमर रहें। लेकिन जब ये बात उनके पुत्र को पता चलती है, उनके पुत्र उस वक्त पे कौन है, औरंगजेब साहब, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने क्या किया था, अपने ही पिता को क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं। और अपने पिता को बंदी बना करके ताजमहल के सामने ही एक और इमारत हुआ करती थी, उसमें क्या किया जाता है, उन्हें बंदी कर लिया जाता है, बंदी बना लिया गया। मतलब जो एक वक्त पे भारत का शहंशाह हुआ करता था, आज वही व्यक्ति क्या है, एक अपने ही बनाए हुए एक इमारत में क्या है, बंदी बन के रह रहा था। उसके बाद औरंगजेब शासक बनते हैं और ये जो काले पत्थर का जो सपना होता है वो एक क्या रह जाता है, सपना ही रह जाता है। और ये दूसरी बात ये भी थी कि जो वाइट संगमरमर का ये इमारत बनाया गया था ना, उसमें बहुत ज़्यादा खजाना, मुगलों का बहुत ज़्यादा खजाना जो है वो खाली हो गया था। तो इस कारण से भी औरंगजेब चाहते थे कि ऐसा कोई दोबारा स्ट्रक्चर ना बने, क्योंकि अगर काले पत्थर का एक और संरचना ऐसा बनता तो 20 साल 25 साल उसमें और जाते और वो संरचना बनने में मुगलों का जो भी बचा खुचा खजाना था वो भी क्या हो जाता, वो भी सब समाप्त हो जाता। तो इस कारण से औरंगजेब ने क्या किया था, अपने ही पिता को वो बंदी बना लेते हैं। इसके बाद की अगर आप कहानी को देखोगे तो इसके बाद की कहानी को हम समझते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, आपको एक जगह दिखेगा फिरोजाबाद। आप इस मैप के अंदर अगर आप देख पाओगे तो एक जगह आपको दिख जाएगा फिरोजाबाद। देखते हैं फिरोजाबाद, ठीक है। तो देखिए फिरोजाबाद है क्या, फिरोजाबाद ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है और इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें करने का प्रयास करेंगे। तो फिरोजाबाद को बोला जाता है सिटी ऑफ ग्लासेस, सिटी ऑफ ग्लासेस। मतलब शीशों का अगर कोई शहर है तो वो किसे माना जाएगा, फिरोजाबाद। ऊपर आप जैसा कि तस्वीर में देख पा रहे होगे तो वहाँ किस चीज़ के लिए प्रसिद्धि होगी, तो चूड़ी उद्योग जो है ना, और अगर मैं इसे दूसरे शब्द में बोलूँ तो कांच उद्योग, कांच उद्योग के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध होगा, कांच उद्योग के लिए आपका फिरोजाबाद जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। अच्छा, इसका दूसरा एक नाम, इसका एक पुराना नाम भी हुआ करता था जिसे हम लोग बोलते थे फतहाबाद। फिरोजाबाद को क्या बोला जाता था, फतहाबाद। तो इसका पुराना नाम अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, इसका पुराना नाम जो होता था वो फतहाबाद हुआ करता था। इसके बाद की अगर हम एक चर्चा करें तो आप वहाँ पे एक तस्वीर देख पा रहे होगे रानी लक्ष्मीबाई जी का। एक जगह है झांसी, यूपी में एक जगह है जिसका नाम क्या है, झांसी है। तो झांसी की रहने वाली कौन है, अच्छा एक्चुअली थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर। रानी लक्ष्मीबाई जी का जो जन्म हुआ था ना, इनका जन्म होता है वाराणसी में।
और वाराणसी में जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी जो शादी होती है, इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था दामोदर राव, झांसी के उस वक्त पे राजा थे। दामोदर ने राव नहीं, सॉरी, उनके पुत्र का नाम था, उनके जो पति थे उनका नाम था गंगाधर राव। गंगाधर राव। तो इनका विवाह किनके साथ हुआ? गंगाधर राव के साथ। लेकिन गंगाधर राव की क्या हो जाती है, कुछ ही समय में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाएगी। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो उस वक्त पे जो इनका किला होता है, गंगाधर राव का जो किला होता है, वो किसने कब्जा लिया था? वो कब्जा लेते हैं अंग्रेज। और अंग्रेजों के द्वारा एक नीति लाई गई थी जिसे हम लोग उस वक्त पे बोलते हैं हड़प की नीति। हड़प की नीति। हड़प की नीति जो लाने वाला व्यक्ति था वो था डलहौजी। हड़प की नीति किसके द्वारा लाई गई है? डलहौजी के द्वारा। कब लाई गई थी? तो 1848 में। और हड़प की नीति का शिकार होने वाला जो पहला प्रांत कोई होगा ना, तो पहला प्रांत जो था वो कौन सा था? सतारा। सतारा को इन्होंने कब्जा लिया था कब? 1848 ईस्वी में। तो समझते हैं कि हड़प की नीति क्या बोलती है। हड़प की नीति में कुछ बातें थी, जैसे हड़प की नीति में एक बात तो ये बोला गया था कि अगर महाराजा या किसी भी साम्राज्य में जो उसके केयर टेकर हैं, राजा हैं या महाराजा हैं, उनकी डेथ हो जाती है और उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया है, मतलब ऑफिशियल अगर उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, तो वो जो साम्राज्य होगा ना, वो साम्राज्य किनके पास चला जाएगा? वो साम्राज्य अंग्रेजों के पास चला जाएगा। तो ये क्या बोलता था? ये नीति बोली जाती थी, ऐसे इसको हड़प की नीति। और हड़प की नीति के तहत ही 1853 ईस्वी में क्या होता है? झांसी किसके पास चला जाता है? झांसी जो है वो अंग्रेजों के पास चला जाता है। हालांकि इनके कोई अपने पुत्र नहीं थे। अगर आप देखोगे ना, तो जो गंगाधर राव हैं और रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, इनके कोई अपने पुत्र नहीं थे, तो इन्होंने एक बेटे को गोद लिया था जिसे दत्तक पुत्र भी बोला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, दत्तक पुत्र को अंग्रेज क्या कर रहे थे? राजा की संज्ञा देने से मना कर रहे थे। और मना करने के क्रम में ही क्या होता है? झांसी को कब्जा लिया जाता है, किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो जब 1857 की क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अपने कुछ क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर के क्या करती हैं? एक सेना इकट्ठा करती हैं। और सेना इकट्ठा करने के क्रम में उनका जो मुकाबला उस वक्त पे हुआ था, वो हुआ था जनरल ह्यूरोज से। उसका नाम क्या था? जनरल ह्यूरोज। और जनरल ह्यूरोज के साथ उनका मुकाबला होता है और फाइनली जनरल ह्यूरोज के पास ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ी सेना थी, रानी लक्ष्मी जी के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी। तो इस कारण से क्या होता है? रानी लक्ष्मीबाई जी इस युद्ध को हार जाती हैं और वीर गति को प्राप्त होती हैं। ये जो युद्ध लड़ा गया था वो कहाँ पे लड़ा गया था? ग्वालियर में। तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु कब हुई है? तो मृत्यु इनकी होती है 1858 ईस्वी में। और इनकी जो समाधि भी बनाई गई है, वो समाधि भी कहाँ है? इससे भी कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि कहाँ पर है। तो उनकी समाधि जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ग्वालियर में मिलेगा। इनकी बहादुरी को देख करके इन्हें भारत का जोन, इनके बारे में बोला गया था कि भारत की एक लौता अगर कोई उस वक्त पे महिला थी जिसने कि अंग्रेजों को टक्कर दिया था, तो वो कौन थी? वो रानी लक्ष्मीबाई ही थी। और इन्हें जोन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जोन ऑफ आर्क इनमें से किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो जोन ऑफ आर्क की संज्ञा किसे दी गई है? महारानी लक्ष्मीबाई जी को दी जाती है। तो ये कुछ हमने फैक्ट्स को समझने का प्रयास किया। इसके अलावा अगर आप आगे के फैक्ट्स को समझते हो तो देखिए, अगर हम बात करें, एक जगह और है जिसे बोला जाता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण काल जो है ना, निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो उस वक्त के जो मुगल शासक थे जिनका नाम क्या है? अकबर। तो अकबर के द्वारा क्या किया जाता है? इसका निर्माण कार्य किया जाता है। और ये निर्माण कार्य चला था 1671 से लेकर के 1673 तक में। तो 2 साल इसका निर्माण काल चला। अकबर ने इसको क्यों बनवाया था? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जब अकबर गुजरात विजय करके लौट रहे थे, गुजरात को जब उन्होंने जीत लिया था, तो उस समय के बहुत बड़े सूफी संत हुए थे जिनका नाम था चिश्ती। तो उनकी याद में और गुजरात विजय की याद में इन्होंने क्या बनाया था? फतेहपुर सीकरी को बनवाया था। और फतेहपुर सीकरी जो है ना, कई समय तक क्या होता है? इसकी राजधानी भी रहती है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, माफ़ कीजिएगा, ये 1500 होगा।
तो 1571 से लेकर के 1585 ईस्वी तक जो है वो क्या रहता है, ये फतेहपुर सिकरी क्या रहता है, मुगलों की राजधानी भी रहेगा। लेकिन होता क्या है ना, 1585 ईस्वी में अचानक से वहाँ पे पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने लगती है, पानी की काफ़ी ज़्यादा समस्या होने लगती है। और पानी की समस्या के कारण ही क्या किया जाता है, जो राजधानी है वो यहाँ से स्थानांतरित करके किसी दूसरे जगह पे इसको शिफ्ट किया जाता है। फतेहपुर सिकरी जो है आज के समय यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी मौजूद है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी किसको स्थान दिया गया, फतेहपुर सिकरी को। तो आप सभी लोग बताइएगा, यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है पेरिस के अंदर। और ये संस्था काम क्या करती है, तो दुनिया भर में जितने भी ऐतिहासिक स्मारक हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी, उसके लिए टेक्नोलॉजी या एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। तो भारत में ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, जैसे आप अगर देखोगे तो ताजमहल भी क्या है, एक यूनेस्को धरोहर में शामिल है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। हम इसके दूसरे पार्ट के अंदर बाकी सारे फैक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे कि बाकी के शहर जो हैं वो किस चीज़